यस तो हेलो एवरीवन, राहुल है। आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं 2023 में आई मूवी एक बंदा काफी है। मूवी के शुरुआत में हम लोग इस कहानी का लीड कैरेक्टर पीसी सोलंकी नन अदर दैन मनोज वाजपेयी को देख पाते हैं, जो एक पेशे से वकील हैं और वह लोगों को इंसाफ दिलाते हैं। इसके बाद कहानी 2016 दिल्ली में शिफ्ट होती है, जहाँ पर हम लोग एक नाबालिग लड़की नूर सिंह को देख पाते हैं, जो अपने माता पिता के साथ दिल्ली पुलिस स्टेशन में आई हुई है। यहाँ पर ये लोग अपना रिपोर्ट लिखा रहे होते हैं और हमें यहाँ पर हम लोग को मालूम पड़ता है कि नूर सिंह के साथ कुछ गलत हुआ है और इस रिपोर्ट से मालूम पड़ता है कि ये एक रेप का मामला है और ये केस हाई प्रोफाइल केस है। इसीलिए पुलिस ने उस लड़की पे पोस्ट को फाइल चार्ज कर या फिर धारा लगाकर लड़की को चेकअप करवाने के लिए ले गए। अब ये धारा या फिर ये चार्ज क्या है, मैं इस कहानी में आप लोगों को आगे एक्सप्लेन करूंगा। यहाँ पर पुलिस नूर सिंह को मेडिकल चेकअप के लिए ले जाते हैं। यहाँ पर हम लोग को मालूम पड़ता है कि नूर सिंह 16 साल की एक नाबालिग लड़की है। वह एक हॉस्टल में पढ़ती थी और एक दिन अचानक उसके पेट में दर्द होना शुरू हो गया, तो वह इस बारे में अपने वार्डन मीना को बताई। मीना नूर सिंह को कहती है कि ये कोई भूत प्रेत का चक्कर लग रहा है, तुम्हें बाबा के पास जाना चाहिए, वहीं इसका इलाज हो सकता है। अब नूर सिंह अपने माता पिता को लेकर बाबा के आश्रम पहुंचते हैं, जहां पर बाबा नूर सिंह को एक कमरे में बुलाकर इधर उधर टच करता है और साथ ही उसके प्राइवेट पार्ट को भी टच करता है। और ये सारी जानकारी नूर सिंह अपने रिपोर्ट में पुलिस को बता रही होती है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है बाबा पे, जो बाबा के अंध भक्तों को बाबा के इस कांड के बारे में मालूम पड़ गई है। अब धीरे धीरे कर दंगा बढ़ने वाली है, इसीलिए पुलिस वाले सब बाबा को अरेस्ट करने के लिए निकल पड़े हैं। लेकिन बाबा के प्रिय अंधभक्त ये कोशिश करते हैं कि बाबा को पुलिस अरेस्ट कर न ले जा पाए। इसके बाद हम लोग पीसी सोलंकी को देख पाते हैं, जो अपने बेटे के साथ भगवान की पूजा कर रहा होता है और उसे भगवान के बारे में पुरानी कथाएं भी सुना रहा होता है। इधर हम लोग बाबा को देखते हैं, जिन्हें कोर्ट में पेश किया जाता है और इनके साथ इनकी भारी भीड़ वाले भक्तजन भी होते हैं। यहाँ पर बाबा की भक्तजन बाबा की जय जयकार लगा रहे होते हैं। इधर हम लोग कोर्ट में देखते हैं कि बाबा के खिलाफ कई सारे सेक्शन लगाए जा रहे होते हैं। यहाँ पर बाबा का वकील पूरी कोशिश कर रहा होता है कि कैसे तैसे कर बाबा को बेल मिल जाए, लेकिन विक्टिम का वकील सबूत और गवाहों को पेश कर बाबा को 15 दिनों के लिए जेल करवा देता है। बाबा को बाहर लाने के लिए उसका बेटा एक वकील से बात करता है। अब बाबा के जेल जाने पर नूर सिंह की परिवार वाले सब काफी ज्यादा खुश हो रहे होते हैं कि अब हमें इंसाफ मिल जाएगा। इनका वकील इनसे मिलने के लिए आता है और कहता है कि कोई भी स्टेटमेंट बाहर नहीं आनी चाहिए और न ही इस केस के बारे में आप किसी से बातें करना। इतना कहकर वकील यहाँ से बाहर निकलता है। तभी हम लोग देख पाते हैं कि वकील 1 करोड़ के बारे में किसी से बातें कर रहा है। अब वकील की ये सारी बातें नूर सिंह के पापा सुन लेते हैं और वो समझ जाते हैं कि ये वकील अब बिक चुका है और वह इस केस के सेटलमेंट की बातें कर रहा है। जिसके बाद नूर सिंह के फादर सीधा पहुंचते हैं दिल्ली पुलिस स्टेशन। यहाँ पर वो अपनी केस के बारे में सारी वाकया को बताते हैं। यहाँ पर एक लेडीज ऑफिसर होती है जिसका नाम चेतना होती है। वह नूर सिंह की केस में मदद करना चाहती है और नूर सिंह के पापा को एक वकील के बारे में बताती है और ये वकील कोई और नहीं पीसी सोलंकी होते हैं। जिसके बाद नूर सिंह के पापा पीसी सोलंकी के पास पहुँचते हैं और यहाँ पर पीसी सोलंकी इनसे इस केस के बारे में सारी वाकया को पूछते हैं और यहाँ पर वो नूर सिंह और साथ ही उसके माता पिता का स्टेटमेंट लेते हैं, जहाँ पर सभी लोग अपना अपना बयान देते हैं और वो बताते हैं कि मुझे शनिवार को कॉल आया था कि मेरी बेटी के पेट में बहुत ही ज्यादा दर्द हो रहा है और वहीं से मुझे बाबा के बारे में मालूम पड़ा। जिसके बाद हम लोग बाबा के पास पहुँचे और बाबा मेरी बेटी को देखकर बोले कि इस लड़की का शुद्धिकरण करना पड़ेगा। जिसके बाद वो अगले दिन मेरे घर अपने चेले प्रदीप को भेजे मेरी बेटी को अपने पास लाने के लिए। बाबा नूर सिंह को एक टेंट में ले गए और वहाँ की सारी लाइटों को ऑफ कर दिए और दरवाजा भी बंद कर दिए और बोले कि तुम मेरी शरण में चली आओ, इस पढ़ाई लिखाई में कुछ नहीं रखा है। इस शहर के बड़े बड़े ऑफिसर भी मेरे चप्पल को धोकर पीते हैं। और बाबा ऐसे ऐसे बातें करते करते वहाँ नूर सिंह के जिस्म को छूने लगे। अभी इस वाकया को देखकर नूर सिंह डर गई और वह चिल्लाने लगी। तब बाबा उसके मुंह को दबा दिए और फिर बाबा नूर सिंह का बलात्कार किया। और जब इस बारे में नूर सिंह के माता पिता को मालूम पड़ा, तब नूर सिंह के पापा बाबा से मिलने के लिए आए, मगर यहाँ पर बाबा के चेले सब नूर सिंह के पापा को धक्के मारकर यहाँ से भगा देते हैं। अब ये सारी बयान सुनने के बाद सोलंकी नूर सिंह के परिवार वालों को दिलासा दिलाने लगता है और कहता है कि ये लड़ाई बहुत ही लंबी होने वाली है, तो आप लोगों को थोड़ा धैर्य रखना पड़ेगा। अब कोर्ट सेशन स्टार्ट होती है, जहाँ पर बाबा के ऊपर इंडियन पिनल कोड की बहुत सारी धाराएं, जुवेनाइल और पोक्सो जैसे धाराएं लगी हुई है। यहाँ पर कोर्ट सेशन में डिफरेंट वकील शर्मा कुछ सर्टिफिकेट पेश करता है और कहता है कि और वो जज को बताता है कि विक्टिम नूर सिंह माइनर नहीं बालिग हो चुकी है और इसका सबूत उसके प्ले स्कूल के एक सर्टिफिकेट से है, जिसमें डेट 4/7/1994 है। यहाँ पर सोलंकी शर्मा की बात को काटते हुए कहते हैं कि
प्ले स्कूल की सर्टिफिकेट मान्य नहीं है। तो अब वो विक्टिम नूर सिंह की 10th क्लास की सर्टिफिकेट को पेश करते हैं, जिसमें डेट होती है 4/7/1996, यानी कि इस हिसाब से नूर सिंह की एज माइनर है। अब सोलंकी की ठोस सबूत को देखकर जज बाबा को बेल नहीं देते, जिससे बाबा काफी ज्यादा गुस्सा होते हैं। इसके बाद सोलंकी नूर सिंह के पापा के पास कॉल करते हैं और उन्हें कहते हैं कि आपने सबसे पहले इस रेप के बारे में किसे बताया। तब वो कहते हैं कि मैं इस बारे में सबसे पहले अपने दोस्त वीरपाल को बताया और वो कोर्ट में गवाही देने के लिए भी आ जाएगा। इसके बाद ये लोग नूर सिंह के स्कूल प्रिंसिपल से मिलते हैं और उनसे सारे डॉक्यूमेंट लेते हैं और प्रिंसिपल को भी कहते हैं कि आप तैयार रहिए, आपको कोर्ट जब भी गवाही देने के लिए बुलाएगी तो आपको आना पड़ेगा। प्रिंसिपल भी गवाही देने के लिए राजी होता है। इधर बाबा की न बेल मिलने पर उसका बेटा बाबा की केस को हाई कोर्ट में अपील करता है और हाई कोर्ट में एक बड़ा वकील को हायर करता है, जिसका नाम रामचंद्र वानी है। यहाँ पर डिफरेंस वकील रामचंद्र वानी के पास कोई ठोस सबूत नहीं है, लेकिन वो कोशिश करता है कि इधर उधर की बातों में कोर्ट का समय व्यर्थ किया जाए और केस को भटकाया जाए। इसीलिए वो कोर्ट के सामने दिल्ली पुलिस की एक गलती को रखता है। यहाँ पर वो बताता है कि FIR दर्ज करने से पहले ये लोग मेडिकल चेकअप करवाए, जो कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का लॉ का सरासर अपमान है। और वहाँ ये सारी बातें ऐसे बोल रहा था कि जैसे मानो बाबा निर्दोष हो और दिल्ली पुलिस और नूर सिंह के परिवार वाले सब मिलकर बाबा को फंसा रहे हो। यहाँ पर सोलंकी अपने दलीलों को रखता है और कहता है कि दिल्ली पुलिस ने इसलिए चेकअप करवाया था क्योंकि उन्होंने इस रिपोर्ट के ऊपर पोक्सो चार्ज लगा दिया और पोक्सो चार्ज वो चार्ज है जिसे सरकार ने जारी किया था निर्भया कांड के बाद। और इस चार्ज के मुताबिक किसी भी लड़की को प्राइवेट टच किया जाता है या फिर बलात्कार किया जाता है तो FIR से पहले ही मेडिकल चेकअप किया जा सकता है और ये पोक्सो चार्ज पूरे देश में लागू है। और उम्मीद करता हूँ कि आपको इस बारे में शायद मालूम होना चाहिए। अब जज सोलंकी की इतने ठोस सबूत को देखकर बाबा को बेल नहीं देते। इधर हम लोग बाबा के बेटे को देखते हैं, जो कोशिश कर रहा होता है कि कैसे तैसे कर मैं अपने पिता को जेल से छुड़वा लूं। यहाँ पर वो वकील खरीदने की बात करता है। वहाँ अपने एक आदमी को सोलंकी के पास भेजता है और उसे पूरे 20 करोड़ रुपए ऑफर करता है, लेकिन सोलंकी उसे अपने घर से भगाता है और उसे पुलिस की धमकी देता है। अगले दिन कोर्ट सेशन फिर से शुरू होता है, जहाँ पर हम लोग देखते हैं कि बयान देने वाले कुछ लोग आते हैं। यहाँ पर एक आदमी है जिसका नाम है राजराजन, जो कि बाबा के लिए काम करता है। यहाँ पर ये कोर्ट में बताता है कि बाबा कई सारी लड़कियों की जिंदगी बर्बाद कर चुके हैं और मैं ये सारी चीजें देख रखी है। इसके बाद डिफरेंट वकील शर्मा नूर सिंह के पापा को बुलाते हैं। यहाँ पर नूर सिंह के पापा बताते हैं कि मैं अपने सैलरी का 10% बाबा को दान करता हूँ, ताकि मेरे एरिया में भी बाबा का आश्रम बन जा सके। इसके बाद शर्मा नूर सिंह को बुलाता है और वहाँ उसे अपनी बातों में फंसाने की पूरी कोशिश करता है। वहाँ कहता है कि तुम बताओ अपनी शिक्षा यानी कि बाबा के बारे में तुम्हें कहाँ से मालूम पड़ा। तो वो बताती है कि मुझे अपने पापा से मालूम पड़ा। तब शर्मा कहता है क्या तुम अपने पापा से डरती हो क्या? जिस पर नूर सिंह कहती है कि नहीं, मैं अपने पापा से नहीं डरती। जिस पर वकील शर्मा नूर सिंह को फंसाने की पूरी कोशिश करता है और कहता है कि तुम अपने पापा से डरती हो, इसीलिए तुम अपने पापा के कहने पर हमारे बाबा को फंसा रही हो। अब यहाँ पर वकील शर्मा को कोई खास क्लू नहीं मिलता है नूर सिंह को फंसाने के लिए। तो वह नूर सिंह से पूछता है तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड है क्या, यानी कि तुम्हारा अफेयर किसी के साथ चल रहा है क्या? तो वहाँ कहती है कि नहीं, मेरा कोई अफेयर नहीं चल रहा। तब वहाँ पूछते हैं तुम्हारे 10th क्लास में कितने मार्क्स आए हुए थे? तब नूर सिंह बताती है 86%। और 11वीं क्लास में कितने आए हुए थे? तब वो बताती है 58%। ये बातें सुनने के बाद शर्मा कहता है कि जरूर तुम्हारा अफेयर चल रहा होगा, इसीलिए तुम्हारे परसेंटेज में इतनी गिरावट आई। नूर सिंह कहती है ऐसा कोई बात नहीं, ये गिरावट मेरी बोर्ड चेंज होने की वजह से आई। मुझे पढ़ाई में कुछ समझ नहीं आया और इसीलिए मेरे परसेंटेज कम हुए। यहाँ पर वकील शर्मा विक्टिम से कोई खास सबूत नहीं इकट्ठा कर पाता, इसीलिए वहाँ नूर सिंह को यहाँ से जाने के लिए कहता है। इधर सीन शिफ्ट होता है सोलंकी की तरफ। हम लोग देखते हैं कि कोर्ट सेशन खत्म हो चुका है और उसे महेश नाम के एक आदमी के बारे में मालूम पड़ा है, जो कि बाबा के द्वारा सताए गए लोगों का लीगल मामला को देखा करता था। यहाँ पर वो सोलंकी को बताने की कोशिश करता है, मगर तभी बाबा के लोग उसके ऊपर एसिड अटैक कर उसे जान से मार डालते हैं। इधर पुलिस प्रदीप को ढूंढ रही थी, जिसने बाबा के कमरे में नूर को भेजा था और पुलिस वाले सब प्रदीप को ढूंढने में लगे थे, मगर उसका कोई आता पता नहीं चल रहा था। अब ऐसा कर इस केस में जितने भी गवाह देने वाले थे उनका कोई आता पता नहीं चल रहा था और धीरे धीरे कर वे लोग मारे जा रहे थे। अब कोर्ट हियरिंग फिर से शुरू होती है, जहाँ पर डिफरेंट वकील एक फिर से सबूत को जारी किया है। वहाँ प्ले स्कूल के प्रिंसिपल के साथ मिलकर डॉक्यूमेंट में इधर उधर किया है और इस बारे में वकील सोलंकी को मालूम पड़ जाती है। प्ले स्कूल के प्रिंसिपल के मुताबिक 2 डॉक्यूमेंट होते हैं। पहले डॉक्यूमेंट में
में 2 एंट्री होती है, नर्सरी और एलकेजी का, और दूसरे डॉक्यूमेंट में नर्सरी, एलकेजी और फर्स्ट क्लास की एंट्री होती है। सोलंकी जब ये सारी सबूतों को देखता है तो वहाँ एक और ठोस सबूत को पेश करता है। वहाँ बताता है कि प्रिंसिपल ने 2 प्रोविजनल आईडी जारी की, लेकिन विक्टिम नूर सिंह के स्कूल सर्टिफिकेट के मुताबिक उस वक्त वहाँ इतनी होशियार थी कि उसे एलकेजी और यूकेजी के बाद उसे डायरेक्ट सेकंड क्लास में एंटर किया गया, और इस डॉक्यूमेंट के मुताबिक वहाँ कभी भी फर्स्ट क्लास की पढ़ाई की ही नहीं। अब यहाँ पर डिफरेंट वकील फिर से नूर सिंह को बालिग और नाबालिग साबित करने में फिर से हार जाता है। अब कोर्ट हियरिंग खत्म होती है और ये लोग बाहर निकल रहे होते हैं, तभी सोलंकी एक आदमी को देखता है जो उसकी तरफ चाकू को लेकर आ रहा होता है, लेकिन वह गलती से सोलंकी को मारने की जगह एक गवाह को मार डालता है। इसे देखकर सोलंकी काफी ज्यादा डर जाता है। अब ऐसे ही एक एक कर गवाहों को मारना देखकर पुलिस वाले सब एक सेफ्टी जारी करने के बारे में सोचते हैं और इन लोगों को पीछे एक एक पुलिस को लगा देते हैं। इधर विक्टिम नूर सिंह काफी ज्यादा परेशान होती है, उसे एंजाइटी हो रही है और उसे प्रॉब्लम भी हो रही है। यहाँ पर सोलंकी उसे मोटिवेट करता है और उसे कहता है कि ये लड़ाई अभी लंबी चलने वाली है। अगले दिन कोर्ट हियरिंग फिर से स्टार्ट होती है। यहाँ पर डिफरेंट वकील शर्मा कटघरे में नूर सिंह को बुलाता है और इस बार वकील शर्मा अपनी हदें को पार करने वाला है। वह नूर सिंह से पूछता है कि उस रात कमरे का कलर क्या था, चादर का रंग क्या था, पंखे का रंग क्या था। अब नूर सिंह काफी ज्यादा परेशान हो रही होती है और वह इन छोटी छोटी सवालों का जवाब नहीं दे पा रही थी। अब सोलंकी वकील को बताता है कि अगर किसी लड़की के साथ ऐसा हादसा होता है तो वह अपने आसपास के चीजों को नहीं देखती है कि उसका रंग क्या है, और उसे नहीं मालूम होती कि कोर्ट में ये सारी चीजें पूछे जाने वाली है। सोलंकी जज साहब से कहता है कि आप इस कोर्ट में डेली आते हैं, आप बताइए कि आपके पीछे वाले पंखे का कलर क्या है। अब जज पीछे मुड़कर देखने ही वाला होता है, तभी सोलंकी कहता है कि आप उसे बिना देखे बताएं। तब जज भी उस पंखे का कलर को नहीं बता पाता और शर्मा वकील से कहता है कि आपके साथ आपका असिस्टेंट वकील बैठी हुई है, क्या आप बता सकते हैं कि उसका घड़ी का कलर क्या है। तो वकील शर्मा भी नहीं बता पाता। यहाँ पर सोलंकी ये साबित करना चाहता था कि नूर सिंह ने जो चीजें देखी है वो ऑलरेडी अपने रिपोर्ट में बता चुकी है। शब्दों का हेरफेर आम बात है। रिपोर्ट लिखाते वक्त नूर सिंह की जो हालत थी वो इस वक्त वो हालत नहीं है। अब सोलंकी की सारी दलीलें सुनने के बाद कोर्ट बाबा को अभी तक बेल नहीं देती। अब बाबा के लोग बीरपाल नाम के एक गवाह को मार डालते हैं, जिसकी न्यूज टीवी पे टेलीकास्ट हो रही होती है। सोलंकी इस न्यूज को देखता है और वो अपने बेटे के लिए डरने लगता है। इधर सोलंकी अपने असिस्टेंट को काम से निकाल देता है क्योंकि वह नहीं चाहता कि किसी निर्दोष मेरी वजह से मारा जाए। अब अगले दिन कोर्ट हियरिंग फिर से स्टार्ट होती है और यहाँ पर हम लोग एक बहुत बड़े वकील को देखते हैं जिनका नाम स्वामी है और वो बाबा की केस को लड़ने वाले हैं। ये कोर्ट को बताता है कि बाबा को रिहा कर दी जाए क्योंकि उनकी उम्र 75 साल से भी ज्यादा है और उनकी तबीयत खराब है और कभी भी उनका यूरिन निकल जाता है। तब सोलंकी एक पुरानी केस के बारे में बताता है और वो कहता है कि प्रीडर तब भी वो सारी चीजें कर सकता है जब एक्यूज इसके लिए एप्लीकेशन या फिर कोर्ट से अपील करे, लेकिन बाबा ने अब तक ऐसा कुछ नहीं किया है, इसलिए मैं नहीं चाहता कि बाबा को रिहाई दिया जाए। अब यहाँ पर बाबा को फिर से रिहाई मिलते मिलते रह जाती है। अब ये केस फिर से हाई कोर्ट में जाती है जहाँ पर बाबा का नया वकील और वो अपील करते हैं कि बाबा को सीवियर पेन हो रहा है और उन्हें ट्रिजोलियम न्यूरोलिया नाम की एक खतरनाक बीमारी है जिनका चेकअप और इलाज कराने के लिए उन्हें अमेरिका जाने दिया जाए। यहाँ पर सोलंकी ये भाप लेता है कि अगर बाबा अमेरिका चला गया तो वहाँ इस केस से बच जाएगा और वहाँ वापस कभी नहीं आएगा। यहाँ पर वो पूछता है कि ये बीमारी कब से है, तब वो बताते हैं कि ये बीमारी 4 सालों से है, लेकिन अब वो बीमारी उभर गई है और इंडिया में नहीं अच्छे डॉक्टर है और नहीं हॉस्पिटल है, इसी वजह से उनका इलाज अमेरिका में ही होगा। जिस पर सोलंकी कहता है कि अब हमारे इंडिया में भी एम्स जैसी संस्था है जिसे क्वालिफाई करने के लिए लाखों बच्चे एग्जाम देते हैं, मगर उसमें सिलेक्शन उन्हीं बच्चों का होता है जो इंटेलिजेंट होते हैं। तो आप ऐसा नहीं कह सकते कि इंडिया में इनका इलाज नहीं हो सकता या फिर इंडिया में कोई अच्छा डॉक्टर नहीं है। अब सोलंकी की ये बातें सुनकर जज कहते हैं कि बाबा का इलाज इंडिया में ही होगा। इसके बाद बाबा का चेकअप किया जाता है और हम लोगों को मालूम पड़ता है कि बाबा को ऐसी कोई बीमारी नहीं है, इसीलिए जज उनके बेल को फिर से कैंसिल कर देते हैं। जिसके बाद ये केस फिर से लोकल कोर्ट में पहुंचती है जहां पर हम लोग वकील शर्मा को देखते हैं जो कि बाबा की केस को हार चुका है, मगर वो अपनी बातों से बहलाने की कोशिश करता है और कहता है कि आज के बाद से कई सारे हॉस्पिटल बंद हो जाएंगे जो कि बाबा के नाम से चलते थे। कुछ लोग अब भूखे पेट सोएंगे क्योंकि बाबा का अब आश्रम भी नहीं रहेगा। अब शर्मा ये सारी इमोशनल बातें कोर्ट में हर एक जन को बता रहा होता है। तब सोलंकी उन्हें एक इमोशनल स्टोरी को बताता है भगवान शिव और रावण की बीच की। रावण जब अपनी आखिरी सांसें गिन रहा था तब वो चाहता था कि भगवान शिव मुझे दर्शन दे क्योंकि वह उनका प्रिय भक्त था।
मगर शंकर भगवान ने रावण को दर्शन नहीं दिया। इस बारे में माता पार्वती ने जब भगवान शिव से पूछे तब भगवान शिव बताए, दुनिया में 3 तरह के अपराध होते हैं। पहला अपराध है जो अनजाने में किया जाए और उसका भरण भी हो जाता है, और दूसरा अपराध है मर्डर और अपहरण का। इन अपराधों का भी तोड़ है जिन्हें माफी दी जाती है और सजा भी मिलती है। लेकिन तीसरा अपराध है जो कि बहुत ही घृण्य अपराध है। तब माता पार्वती कहती है, रावण ने तो सिर्फ सीता का अपहरण ही किया और कुछ नहीं किया। तब भगवान शंकर कहते हैं कि मैं जानता हूँ कि रावण ने अपहरण किया, लेकिन रावण ये अपहरण साधु के भेष में किया। अगर वो रावण के अवतार में करता तो मैं उसे माफ भी कर देता, मगर वो साधु के भेष में अपहरण किया तो मैं उसे क्षमा नहीं करने वाला, क्योंकि साधु पूरे ब्रह्मांड में अमन और शांति लाते हैं और उनका रूप लेकर ये पाप करना एक अघन्य अपराध है। अब इस स्टोरी के बाद कोर्ट और हर एक जन मान लेते हैं कि बाबा ही अपराधी है। अब कोर्ट बाबा के ऊपर कई सारी धाराएं लगाकर इन्हें सजा सुनाती है। अब सोलंकी इस केस को जीत जाता है। नूर सिंह और नूर की फैमिली काफी ज्यादा खुश होती है और इसी के साथ ये मूवी यहीं पे खत्म होती है। सो गाइस, आपको यह वीडियो कैसा लगा प्लीज हमें लाइक और कमेंट कर जरूर बताइएगा, और इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब भी कीजिएगा, क्योंकि मैं इसी तरह का लेटेस्ट मूवी आप लोग के लिए लाता रहता हूँ।